दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल LCP केमिस्ट्री हब में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक के तत्व अध्याय संख्या 7 और इस अध्याय में 3 महत्वपूर्ण विक्रियाएं हैं जिनसे संबंधित हर साल आरबीएसई और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 1% जरूर देखने को मिलता है। 3 विधियां पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन डील करेंगे हेबर विधि से। हेबर विधि जो अमोनिया के निर्माण के लिए प्रयुक्त होती है, और दूसरी विधि अपन देखेंगे ओस्टवाल्ड प्रक्रम जिसके द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किया जाता है, और तीसरी विधि देखेंगे अपन डेकर प्रक्रम जिसके द्वारा क्लोरीन का निर्माण किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हेबर विधि से। तो पहला देखिए हेबर विधि। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है कि हेबर जो विधि है इसमें निर्माण किसका किया जाता है? अमोनिया का। तो सबसे पहला स्टेटमेंट तो यही होगा कि हेबर विधि के द्वारा अमोनिया का निर्माण किया जाता है। मतलब कौन से यौगिक के निर्माण के लिए हेबर विधि प्रयुक्त करते? अमोनिया के निर्माण के लिए। और यहाँ पर जो इसका अमोनिया का निर्माण किया जाता है वो अधिक मात्रा में किया जाता है, मतलब आधिक्य में किया जाता है। जब भी आपको अमोनिया अधिक मात्रा में बनाना हो तो आप कौन सी प्रक्रम के द्वारा अमोनिया का निर्माण करोगे? हेबर विधि के द्वारा। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि यहाँ पर अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, क्योंकि सवाल जो बनता है हेबर विधि में अमोनिया की अभिक्रिया से बनता है, और साथ में ऐसी कौन कौन सी उपयुक्त परिस्थितियां हैं जिसके द्वारा अमोनिया के निर्माण को अधिक किया जा सकता है या अमोनिया के निर्माण में वृद्धि की जा सके। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हेबर विधि में जो अभिकारक होते हैं, पहला वाला अभिकारक होता है डाइनाइट्रोजन। इसकी भौतिक अवस्था कैसा होता है? गैसियस अवस्था। और ये जो डाइनाइट्रोजन वो किसके साथ संयुक्त होता है? डाइहाइड्रोजन गैस के साथ। और डाइहाइड्रोजन की भी भौतिक अवस्था कैसी होती है? गैसियस अवस्था में। और ये दोनों के दोनों अभिकारक कौन कौन से अभिकारक हो गए यहाँ पर? N2 मतलब डाइनाइट्रोजन गैस, और सेकंड वाला हो गया डाइहाइड्रोजन गैस। दोनों संयुक्त होकर किसका निर्माण करते? अमोनिया का निर्माण करते। मतलब निर्माण किसका हो जाएगा? NH3 का। और अमोनिया भी कैसा होता है? गैसियस अवस्था में होता है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि यहाँ पर जो परिस्थितियां है, कौन कौन सी परिस्थितियां का यहाँ पर यूज करते हो? तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आता है सबसे पहले हेबर विधि में एक उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, और उत्प्रेरक कौन सा होता है? आयरन होता है। मतलब यहाँ पर उत्प्रेरक कौन सा होता है? आयरन। दूसरी बात आती है कि यहाँ पर कितना तापमान होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हेबर विधि में अमोनिया की मात्रा को अधिक बनाने के लिए 700 केल्विन ताप की आवश्यकता होती है। और फिर थर्ड बात आती है यहाँ पर दाब। तो जब भी दाब की बात करेगा तो दाब यहाँ पर वायुमंडलीय दाब होता है। और कितना वायुमंडलीय दाब होता है? 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब वायुमंडलीय दाब। और इसके साथ में सूक्ष्म मात्रा में किसकी उपस्थिति अनिवार्य है? एल्यूमिना। एल्यूमिना का क्या फॉर्मूला होता है? Al2O3। और साथ में पोटेशियम का ऑक्साइड है K2O। इनकी मात्रा किसमें लेनी है? आपको सूक्ष्म मात्रा में उपयोग लेना है इनका। मतलब इनकी उपस्थिति होती है, लेकिन उपस्थिति किसमें होती है? सूक्ष्म मात्रा में। तो इस प्रकार से किसका निर्माण होता है? अमोनिया का निर्माण होता है। अब इंपॉर्टेंट थिंग देखिए यहाँ पर, अब कई बार क्या करता है कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है कि हेबर विधि के द्वारा अमोनिया के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बताइए। तो आपको एक और यहाँ से बात ध्यान रखनी है कि जब भी अमोनिया का निर्माण करते हो तो यहाँ पर मैं मेंशन करता हूं डेल्टा FH। मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, मतलब जो अमोनिया का निर्माण हो रहा है, इसकी जो उष्मा होती है वो कैसी होती है? नेगेटिव होती है। मतलब ये अभिक्रिया कैसी होती है? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है। मतलब जब भी अमोनिया का निर्माण होता है तो उस दौरान अभिक्रिया से उष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। मतलब जो अमोनिया के निर्माण का जो प्रक्रम कैसा होता है? उष्मा क्षेपी प्रक्रम है। अब यहाँ पर पहले से ये उष्मा क्षेपी प्रक्रम है, तो अगर यहाँ पर आप ताप बढ़ाओगे तो अमोनिया की मात्रा में क्या आएगी? कमी आएगी। तो यही सवाल बनता है दूसरा यहाँ से क्या, कि जो हेबर विधि के द्वारा अमोनिया के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थितियां कौन सी है? तो यहाँ पर अमोनिया के निर्माण की जो एंथैल्पी है वो कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। मतलब डेल्टा H ऋणात्मक है। तो इस अभिक्रिया का नेचर कैसा होता है? उष्मा क्षेपी होता है। कौन सा नेचर होता है? उष्मा क्षेपी। मतलब अभिक्रिया के दौरान उष्मा का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। और कोई भी उष्मा क्षेपी प्रक्रम हो, अगर उसको आपको
मेंटेन करना है। तो अगर तापमान बढ़ाओगे तो अभिक्रिया में जो उत्पाद हो रहा है उसके निर्माण में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो यहाँ पर उपयुक्त परिस्थितियां की बात करेगा तो उपयुक्त परिस्थितियों में आपको क्या रखना है कि हेबर विधि के द्वारा अमोनिया का निर्माण अधिक से अधिक मात्रा में हो, इसलिए आपको तापमान को तो क्या रखना पड़ेगा, न्यूनतम रखना पड़ेगा। मतलब तापमान तो क्या करना पड़ेगा, लोअर टेम्परेचर, और साथ में जो दाब है वो क्या रखना पड़ेगा, अधिक रखना पड़ेगा। तो ये दो परिस्थितियां हैं, मतलब एक तो न्यूनतम तापमान या फिर आप इसे बोल सकते हो कम तापमान, और दूसरा कौन सा हो गया, अधिक दाब। ये दोनों परिस्थितियां है वो अमोनिया के निर्माण को क्या करती है, वृद्धि करती है। मतलब अमोनिया का ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या करती है, निर्माण करती है। और साथ में ये सबसे इंपोर्टेंट उत्प्रेरक किसका यूज होता है, आयरन का। तापमान कितना है, 700 केल्विन, दाब कितना है, 200 वायुमंडलीय दाब, और सूक्ष्म मात्रा में किसकी उपस्थिति है, एल्यूमिना और पोटेशियम ऑक्साइड की। और यहां से एक और थिंग आती है जो आपके कंपटीशन एग्जाम में इंपोर्टेंट होती है, यहां पर आप यूज और किसका कर सकते हो, मोलिब्डेनम का, MO, इसको क्या बोलते हैं, मोलिब्डेनम। और यहां पर जो मोलिब्डेनम है वो किसका वर्क करता है, उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है। किसका काम करता है, उत्प्रेरक वर्धक। तो आपके एमसीक्यू के अंदर सवाल आ सकता है कि हेबर विधि में कौन से उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो अगर मान लीजिए वहां पर ऑप्शन में आपको आयरन भी दे दिया, मतलब Fe भी दे दिया, और दूसरा वाला कौन सा दे दिया, मोलिब्डेनम भी दे दिया, तो किसको टिक करना आपको, उत्प्रेरक पूछे तो उत्प्रेरक हमेशा ही कौन सा होता है, आयरन होता है। लेकिन उत्प्रेरक वर्धक पूछे, मतलब इस आयरन उत्प्रेरक को क्या करता है, ये एक्टिव करता है। तो उत्प्रेरक वर्धक आइए तभी आपको किसको टिक करना है, मोलिब्डेनम। अन्यथा अगर केवल आपसे उत्प्रेरक पूछे तो उत्प्रेरक कौन सा होता है, आयरन होता है। तो ये हो गया आपके फर्स्ट वाला मेथड कौन सा, हेबर विधि। नेक्स्ट वाला मेथड की अपन बात करेंगे, और नेक्स्ट वाला मेथड आपके पास कौन सा है, ओस्टवाल्ड प्रक्रम है। नेक्स्ट वाला जो इंपोर्टेंट मेथड कौन सा है, ओस्टवाल्ड प्रक्रम। और इस ओस्टवाल्ड प्रक्रम में आपको मैंने पहले ही बता दिया था किसका निर्माण किया जाता है, ओस्टवाल्ड प्रक्रम के द्वारा आप निर्माण किसका करते हो, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हो। नाइट्रिक अम्ल का क्या फॉर्मूला होता है उसको अपन अभी डिटेल के अंदर अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले तो ये देखिए ओस्टवाल्ड जो प्रक्रम है इसके द्वारा निर्माण किसका होता है, तो निर्माण होता है नाइट्रिक अम्ल का। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, NCNO3। मतलब NCNO3 अम्ल है या नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कौन से प्रक्रम के द्वारा किया जाता है, ओस्टवाल्ड प्रक्रम के द्वारा किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट कई बार पूछा गया कि ओस्टवाल्ड प्रक्रम में इसका प्रिंसिपल क्या है, मतलब इसका जो प्रिंसिपल है मीनिंग ये किसके ऊपर बेस्ड है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ओस्टवाल्ड प्रक्रम के द्वारा जो आप नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर रहे हो दोस्तों, ये कंप्लीटली बेस्ड है कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, मतलब वायुमंडलीय ऑक्सीजन के द्वारा अमोनिया का उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ये कौन से प्रिंसिपल पर बेस होगा, वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा। तो यहां पर मेंशन करता हूं मैं प्रिंसिपल क्या है इसका, वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा अमोनिया का, वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा अमोनिया का उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण, अमोनिया का उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण। तो ये इसकी मेन थीम होती है, मतलब इसके ऊपर ये निर्भर करता है। वायुमंडलीय जो अमोनिया है इसका ऑक्सीकरण किसके द्वारा करते हो आप, उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण होता है, मतलब उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीकरण कौन करेगा, वायुमंडलीय ऑक्सीजन, और किसका ऑक्सीकरण करेगा, अमोनिया का। अब यहां पर अपन इसको डिटेल में देखते हैं कितनी स्टेप मैकेनिज्म है। तो ये 3 स्टेप मैकेनिज्म है, मतलब 3 पदों में संपन्न होता है। तो यहां पर सबसे पहला अपन डील करेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट, मतलब ओस्टवाल्ड जो प्रक्रम है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा होता है, स्टेप नंबर फर्स्ट होता है। तो देखिए किस टाइप से स्टेप नंबर फर्स्ट यहां पर कंप्लीट होता है। यहां पर आपने बोला है कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन के द्वारा अमोनिया का उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण। तो सबसे पहले अभिक्रिया में किसको मेंशन कर लो, अमोनिया। क्या फॉर्मूला होता है, NH3। भौतिक अवस्था कौन सी होती है, गैस में, और इसका ऑक्सीकरण कौन करेगा, वायुमंडलीय ऑक्सीजन। तो यहां पर मैंने किसको मेंशन कर दिया, O2। और वायुमंडलीय ऑक्सीजन की भौतिक अवस्था भी क्या होती है, गैसियस होती है। तो यहां पर ये हो गया, ये तो हो गए अभिकारक, मतलब कौन कौन से, अमोनिया, और अमोनिया के साथ क्या हो गया, वायुमंडलीय ऑक्सीजन। उत्पाद क्या बनेगा, जो अमोनिया है इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, किसका निर्माण हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड का।
NO को आप क्या बोलते हो, नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हो, और इसकी भी भौतिक अवस्था कौन सी होती है, गैसियस होती है। और सह उत्पाद के रूप में यहाँ पर निर्माण किसका होता है, जल के अणु का, मतलब H2O का निर्माण होता है। अब यहाँ पर अगर आप इस अभिक्रिया को संतुलित करना चाहते हो तो रस समीकरण नियंतांक लगाना पड़ेगा। 4 मोल तो अमोनिया के और 5 मोल किसके आएंगे काम में, ऑक्सीजन के। उत्पाद बनेगा तो इधर भी 4 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर कितने मोल बन जाएंगे नाइट्रिक ऑक्साइड के, 4 मोल तो नाइट्रिक ऑक्साइड के और 6 मोल किसके बन जाएंगे, जल के अणु के। तो यहाँ पर ये रस समीकरण नियंतांक लगाए हैं, जिससे अभिक्रिया क्या होगी, संतुलित। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, स्टेप नंबर फर्स्ट इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी के अंदर किसका यूज करते हो आप, उत्प्रेरक का और उपयुक्त परिस्थितियों का। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कौन सी उपयुक्त परिस्थितियां होती है। तो यहाँ पर ओस्टवाल्ड प्रक्रम में अमोनिया का वायुमंडलीय द्वारा उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण करने के लिए तापमान तो कितना रिक्वायरमेंट है, 500 केल्विन तापमान। हेबर विधि में तापमान कितना था, 700 केल्विन। इसी टाइप से जो ओस्टवाल्ड प्रक्रम में तापमान कितना चाहिए आपको, 500 केल्विन। और यहाँ पर जो दाब है वो दाब कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अब की बार वायुमंडलीय दाब नहीं है, अब की बार दाब का यूनिट मात्र क्या लिया है, बार। मतलब 500 केल्विन तो तापमान चाहिए और 9 बार क्या चाहिए, दाब चाहिए। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट उत्प्रेरक की ऑक्सीकरण बोला, तो उत्प्रेरक किसका यूज करते हो आप, उत्प्रेरक के रूप में यूज करते हो प्लेटिनम अदरवाइज रोडियम, मतलब या तो प्लेटिनियम अदरवाइज रोडियम, रोडियम गेज का उपयोग करते हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर उत्प्रेरक का काम कौन करता है, उत्प्रेरक का काम करता है प्लेटिनम, और रोडियम जो गेज है वही किसका काम करती है, उत्प्रेरक का काम करती है। तापमान कितना है, 500 केल्विन। दाब कितना है, 9 बार। पहली स्टेप में क्या होता है, अमोनिया का वायुमंडलीय द्वारा ऑक्सीकरण, और निर्माण किसका होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का, मतलब NO का निर्माण होता है। स्टेप नंबर 2 की बात करेंगे। अब स्टेप नंबर 2 कहां से स्टार्ट होगा, स्टेप नंबर 1 से। और स्टेप नंबर 1 में कौन सा उत्पाद बना है, मुख्य उत्पाद नाइट्रिक ऑक्साइड। तो मतलब स्टेप नंबर 2 में आपको अभिक्रिया किससे स्टार्ट करनी है, नाइट्रिक ऑक्साइड से। तो ये लीजिए अभिक्रिया स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। भौतिक अवस्था कौन सी है, गैसियस। वायुमंडलीय ऑक्सीजन है तो वापिस से क्या करेगा, इसका ऑक्सीकरण करेगा। और जब इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड का, तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, मतलब NO2 में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि नाइट्रोजन जो डाइऑक्साइड है उसकी भी भौतिक अवस्था कैसी होती है, गैसियस होती है। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए यहाँ पर रस समीकरण नियंत्रण कितना लगा देते हैं, 2। तो यहाँ पर भी कितना मेंशन कर दोगे, 2। मतलब स्टेप नंबर 2 में क्या हो रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड का वायुमंडलीय ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण हो रहा है। वापिस से देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो NO किसमें परिवर्तित हो गया, NO2 में परिवर्तित हो गया। स्टेप नंबर 3 की बात करेंगे, लास्ट स्टेप है, और इसी स्टेप से किसका निर्माण हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 3 में देखिए यहाँ पर क्या सीन क्रिएट होता है। अब स्टेप नंबर 3 कहां से स्टार्ट होगा, जहां पर स्टेप नंबर 2 फिनिश हुआ है। स्टेप नंबर 2 में क्या बना था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब NO2, और इसकी भौतिक अवस्था कैसी होती है, गैसियस होती है। तो यहाँ पर क्या करना है, इसका आपको तनुकरण करना है। और तनुकरण किससे करोगे, जल से। मतलब NO2 की अभिक्रिया किससे करवा दोगे आप, जल के साथ अभिक्रिया करवा दोगे। जैसे ही तनुकरण होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का, निर्माण किसका हो जाएगा, यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल का, मतलब HNO3, जो कौन सी फिजिकल स्टेट में होता है, लिक्विड में। निर्माण किसका हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल का, और साथ में सह उत्पाद में निर्माण होगा नाइट्रिक ऑक्साइड, मतलब NO गैस का निर्माण होगा। अब यहाँ पर अगर आपको अभिक्रिया संतुलित करनी है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कितनी मोल अभिक्रिया में भाग लेंगे, 3 मोल अभिक्रिया में भाग लेंगे। यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल के कितने मोल का निर्माण होगा, 2 मोल नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होगा। और जल की भौतिक अवस्था आपको पता है कौन सी होती है, लिक्विड अवस्था में होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या मेंशन कर दिया, L मेंशन कर दिया है। क्या मेंशन कर दिया, L मेंशन कर दिया। और ये जो आपके पास जो नाइट्रिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड किसमें आ जाएगा, क्योंकि इसका तनुकरण करवा रही हो, तो ये कौन सी स्टेट में आ जाएगा, एक्वस स्टेट में, मतलब जलीय अवस्था में। इंपोर्टेंट थिंग क्या है, यहाँ पर जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना है तीसरे पद में, ये वापिस से क्या हो जाएगा, पुनः चक्रित हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, इसका रिसाइकलिंग हो जाएगी। और रिसाइकलिंग के द्वारा क्या होगा,
ये दूसरी स्टेप में चला जाएगा। मतलब यहाँ पर जितना भी क्षय उत्पाद में नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा वापिस से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का तनुकरण करने पर वापिस से क्या मिल जाएगा आपको, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। तो ये होता है आपके पास ओस्टवाल्ड प्रक्रम, जिसका प्रिंसिपल क्या है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के द्वारा अमोनिया का उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण। कितने स्टेप में कंप्लीट हो रहा था, 3 स्टेप में ये क्या हो रहा था, कंप्लीट हो रहा था। सबसे इंपोर्टेंट स्टेप ही कौन सा होता है, फर्स्ट वाला सबसे इंपोर्टेंट स्टेप है, जिसमें अमोनिया का ऑक्सीकरण करवा रहे थे वायुमंडलीय ऑक्सीजन के द्वारा। तापमान कितना है, 500 केल्विन, दाब कितना है, 9 बार, और उत्प्रेरक कौन सा है, प्लेटिनम रोडियम गेज क्या करते हो आप, इसमें उत्प्रेरक का यूज करते हो। लास्ट वाली विधि देखते हैं अपन, डेक्कन विधि। तो सबसे पहला स्टेटमेंट तो क्या आ जाएगा डेक्कन विधि के लिए, डेक्कन विधि के द्वारा आप किसका निर्माण करते हो, तो ये औद्योगिक स्तर पर क्लोरीन गैस के निर्माण के लिए प्रयुक्त की जाती है। किसका निर्माण करते हो, क्लोरीन गैस के निर्माण के लिए कौन सा प्रक्रम का आप उपयोग करते हो, तो वहां पर आप प्रक्रम यूज करते हो डेक्कन विधि का। हेबर विधि के द्वारा अमोनिया का निर्माण, ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, और इसी प्रकार क्लोरीन गैस का निर्माण करना तो आपको डेक्कन प्रक्रम या डेक्कन विधि यूज में लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए किस टाइप से डेक्कन विधि होती है, तो यहाँ पर आपको इसका प्रिंसिपल ध्यान रखना है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पर इसका प्रिंसिपल में मेंशन कर देता हूं, हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा, वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण। HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण, वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण। और यहां पर एक उत्प्रेरक भी यूज करते हैं। कौन सा उत्प्रेरक यूज करते हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण, और उत्प्रेरक किसकी उपस्थिति में होगा, तो ये ध्यान रखना, उत्प्रेरक क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में। क्यूप्रिक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CuCl2। तो उत्प्रेरक क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में। तो ये इसका क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया डेक्कन विधि का। मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का वायुमंडलीय ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण होता है और उत्प्रेरक क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में होता है। अब अभिक्रिया किस टाइप से होती है, तो अभिक्रिया को देखिए। तो अभिक्रिया में आपको क्या करना है, सबसे पहले हाइड्रोजन क्लोराइड बोला तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया हाइड्रोजन क्लोराइड मीनिंग HCl। गैसियस अवस्था में तो क्या मेंशन कर दिया मैंने, गैसियस अवस्था में। साथ में क्या करवा रहे हो, इसका ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण कौन करेगा, वायुमंडलीय ऑक्सीजन। तो ये लीजिए मैंने वायुमंडलीय ऑक्सीजन के द्वारा क्या करवा दिया, ऑक्सीकरण करवा दिया। और जैसे वायुमंडलीय ऑक्सीजन के द्वारा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का ऑक्सीकरण होगा, उत्पाद आपको मुख्य उत्पाद क्या बनाना है, यहाँ पर क्लोरीन गैस का निर्माण करना है। तो मतलब यहाँ पर निर्माण किसका हो जाएगा, क्लोरीन गैस का। और साथ में जो सह उत्पाद बनेगा, सह उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, जल का अणु बनेगा। मतलब क्या बनेगा, H2O का निर्माण होगा। तो यही क्या होती है आपके लिए डेक्कन विधि होती है। और साथ में इंपोर्टेंट थिंग है, और इंपोर्टेंट थिंग कौन सी आएगी, उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक कौन सा होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि उत्प्रेरक होता है क्यूप्रिक क्लोराइड। उत्प्रेरक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CuCl2। इसको क्या बोलते हो, क्यूप्रिक क्लोराइड। और साथ में तापमान कितना होता है, 723 केल्विन तापमान। तो ये अभिक्रिया होती है जिसके द्वारा आप क्लोरीन गैस का निर्माण करते हो, और इस प्रक्रम को क्या बोलते हो आप, डेक्कन विधि बोलते हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर आप जब भी इस डेक्कन विधि के द्वारा क्लोरीन का निर्माण कर रहे हो, तो कितने मोल तो आपको हाइड्रोजन क्लोराइड के चाहिए और कितने मोल आपको ऑक्सीजन के रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 4 मोल तो किसके चाहिए आपको, हाइड्रोजन क्लोराइड के, और 1 मोल किसका चाहिए, डाई ऑक्सीजन का। अभिक्रिया को बैलेंस करोगे तो इधर कितने क्लोरीन है, 4 क्लोरीन। तो इस साइड पे 4 क्लोरीन बनाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, रस समीकरण नियंत्रण क्लोरीन का 2 लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर आप बात करोगे किसकी, हाइड्रोजन मीनिंग H2O की, तो यहाँ पर कितने मोल H2O का निर्माण हो जाएगा, 2 मोल H2O का निर्माण हो जाएगा। तो इंपोर्टेंट थिंग यहाँ से क्या बनती है कि जो डेक्कन प्रोसेस है उसमें HCl और जो ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, रेशियो क्या होता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डेक्कन विधि के द्वारा अगर आप निर्माण कर रहे हो क्लोरीन गैस का, तो रेशियो क्या आता है, हाइड्रोजन क्लोराइड के कितने मोल थे, 4,
और डाइऑक्सीजन का कितना मोल था 4:1 का रेशियो रखना पड़ता है डेकन विद्या के द्वारा क्लोरीन का निर्माण करने के लिए। तो आज का वीडियो यही फिनिश करते हैं। इन तीनों मेथड में से एक मेथड 100% आपके आरबीसी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, सदाबहार प्रश्न होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा एलसीपी केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल को अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।